गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एस.एल. यादव। आज का जो अपना ये टॉपिक होगा वो एमएससी प्रीवियस के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक होगा। यहाँ देखो जितनी भी बातें हैं मैंने लगभग बोर्ड पे लिखी हुई है, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ सीखते हैं। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए यहाँ मैं कुछ चीज़ों को हटाऊंगा। किसी का एग्जाम्पल्स होगा, किसी के लिए कोई क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग मैं लेता चलूँगा। बस नोट्स भी यही साथ साथ आपको लिखते जाना है। पहले जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होंगी उनके लिए एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं कुछ बातें करते हैं हम इन्हीं के बारे में। अब यहाँ सबसे पहले जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में मेरे को कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन बतानी है। पहले जैसे पहला टॉपिक मेरे पास आता है क्वांटम स्टेट। हम कुछ बातें हैं जो सीख रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं? क्वांटम स्टेट के लिए। मतलब क्या होता है क्वांटम स्टेट का, लिखी हुई है मैंने यहाँ डेफिनेशन एक तरीके से। देखो कि क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर। क्वांटम स्टेट क्या है? एक लीनियर वेक्टर है जो कि किसमें होगी सब कि इन लीनियर वेक्टर स्पेस। कि लीनियर वेक्टर स्पेस में क्वांटम स्टेट क्या है? एक लीनियर वेक्टर है। हमारे पास एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेखीय सदिश होगा। विच टेल अस, जो हमारे को बताएगा ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। यानी कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है उसके लिए उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमारे को कौन बताता है? यहाँ क्वांटम स्टेट। लेकिन किस में बताएगा? वो लीनियर वेक्टर स्पेस में। कि लीनियर वेक्टर स्पेस में क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में या क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे को कौन बताता है? उसके लिए क्वांटम स्टेट बताता है। अब देखो यहाँ आगे कि इट इज रिप्रेजेंट बाई साइन। ये जो इसका फंक्शन होगा साइन, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे उसको। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम? साइन से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में हम ज्यादातर साइन के बारे में पढ़ते जाते हैं। उसका मतलब ध्यान रखना है यहाँ क्या है? क्वांटम स्टेट है किसी भी फंक्शन की। किसी भी फंक्शन के लिए साइन क्या है? उसके लिए क्वांटम स्टेट है। शायद यहाँ तक कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखो क्या कह रखा है मैंने यहाँ कि इट कैन बी वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, या क्वांटम नंबर, ऐसे ईटीसी कुछ भी हो सकते हैं इसके अलावा। यानी कि ये हो सकते हैं ये फंक्शन हमारे पास कि वेव फंक्शन हो जाए, मैट्रिक्स हो जाए, क्वांटम नंबर हो जाए। ये सारे क्वांटम स्टेट के लिए हो सकते हैं। क्वांटम स्टेट कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं जो कि आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं। देखो क्वांटम स्टेट के बारे में जो कुछ उसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी वो मैं बता चुका हूं। अब यहाँ अगली बातें जो आती हैं, एक कुछ देखो छोटे छोटे नोटेशन होते हैं, सिंबल हो गए हमारे पास जिनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ डिराक नोटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि डिराक के लिए उसके क्या नोटेशन है। देखो ये डिराक ने यहाँ कुछ नोटेशन दिए हमारे पास, कुछ सिंबल्स दिए। जैसे पहला सिंबल ये है, ध्यान से देख लो एक बार सिंबल को। एक ऐसा सिंबल होगा बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है ना। इस सिंबल को बोलेंगे कैट वेक्टर। कि जहां भी ऐसा सिंबल लिखा हुआ जाए उसे हम क्या बोलने वाले हैं? कैट वेक्टर। आगे इसी का देखो दूसरा, हम एक तरीके से ये कह सकते थे इसका विपरीत। अगर ऐसे कोई सिंबल लिखा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रा वेक्टर। ये ऐसा सिंबल आ गया तो क्या है? कैट वेक्टर। और अगर ये सिंबल होगा तो वो क्या आ गया हमारे पास? ब्रा वेक्टर। आगे देखो अगर ऐसा सिंबल आ जाए हमारे पास कहीं भी किसी भी क्वांटम स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ गया? स्केलर प्रोडक्ट। ये क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ सिंबल थे जिनके बारे में हम इस टॉपिक में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये सिंबल होगा तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? कैट वेक्टर। अगर ये सिंबल है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्रा वेक्टर। और अगर ये सिंबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ इन तीन सिंबल्स के बारे में कुछ बेसिक सी जो बातें थी कैसे उनको लिखते हैं वो बताई है मैंने यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ इन डिराक नोटेशंस के बारे में उनकी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। देखो यार क्या है उनके लिए, ये कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है? कोई भी हमारे पास क्वांटम स्टेट है जैसे कि साइन है, अगर आप इसका कैट वेक्टर ले रहे हो कि क्या है? क्वांटम स्टेट का कैट वेक्टर। और देखो यहाँ मैंने छोटा कोष्टक लगा के उसके ऊपर क्या लगाया है? एक ऐसा सिंबल लगाया है ऐसा। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट। यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शन है ये साइन क्वांटम स्टेट है उसके कैट वेक्टर का आप कंजुगेट लोगे तो वो ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंबल आपके पास देख लो यहाँ ब्रा वेक्टर का है या नहीं है?
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रा वेक्टर में, कि देयर इज एग्जिस्ट ए ब्रा वेक्टर कोरोस्पोंडिंग टू एवरी कैट वेक्टर, कि कोई भी हमारे पास कैट वेक्टर हो गया, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो यहाँ, तो वो किस में बदल जाएगा, यहाँ हमारे पास ब्रा वेक्टर में। ये क्वांटम स्टेट के लिए उसकी कुछ बेसिक सी बातें थी। देखो इसी के अकॉर्डिंग हम एक सिंबल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास ये कोई फंक्शन है साइन, जैसे कि ये है, ठीक है, देख लो वही कैट वेक्टर है साइन के लिए। अगर हम इसी फंक्शन के लिए मैं ये बोल दूं आपको कि जैसे कि ये मेरे पास आ गया, ये यहाँ मान लो, ये इस तरीके से ले रहा हूं मैं कि ये ए है और ये कोई ए तो कोई कांस्टेंट है यहाँ, और ये लो ये क्वांटम स्टेट का कैसा वेक्टर है, ये कैट वेक्टर है। ए तो क्या है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कांस्टेंट है हमारे पास। अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हो तो ये इस तरीके से बदलेगा कि ए जो है वो तो स्टार हो गया, और दूसरा आगे देखो ये तो कांस्टेंट था ना, अब ये बच गया हमारे पास, ये किस में बदलेगा, ब्रा वेक्टर में। यानी कि ब्रा वेक्टर में अगर उनको कन्वर्ट करने वाले हैं तो ये इस तरीके से, ये लो ये ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये होती है इसकी पहली प्रॉपर्टी। और भी कई एग्जांपल है, आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो। तो देखो कोई भी हमारे पास जो कांस्टेंट हो गया वो तो बाहर आ जाएंगे, और जो ये कैट वेक्टर जो है क्वांटम स्टेट का कैट वेक्टर जो है, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ब्रा वेक्टर में। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी शायद, कि किसी भी क्वांटम स्टेट का जो कैट वेक्टर फंक्शन है, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी क्वांटम स्टेट के, क्वांटम स्टेट चेंज नहीं होगी यहाँ, क्वांटम उसी क्वांटम स्टेट के ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उसकी क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे देखो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या कह रखा है यहाँ, कि आपके पास ये कोई भी कैट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ये कैट वेक्टर लिखा भी है यहाँ, मैंने सिंबल देखा होगा भी आपने, यहाँ पढ़ा होता ना कि ये कैसा है, कैट वेक्टर, और यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, कैट वेक्टर। कैट वेक्टर को आप कॉलम वेक्टर कह सकते हो। मतलब अगर कैट वेक्टर में हमारे पास कोई भी क्वांटिटियां हैं, कोई नंबर्स हैं, तो उनको हम एक कॉलम के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या है, एक कॉलम वेक्टर हम बोल सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ ये क्या है, ब्रा वेक्टर, तो ब्रा वेक्टर को हम एक रो वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास क्वांटम स्टेट हो गया, उस क्वांटम स्टेट के लिए जो भी उसके नंबर होंगे, अगर आप उसका ब्रा वेक्टर निकालना चाहते हो तो उन सभी नंबर्स को हम एक रो में लिख सकते हैं, जो कि मैट्रिक्स के रूप में होगा। एक तरीके से मैट्रिक्स सा ही चल रहा है ये, कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम इनको। देखो मैं यहां से कुछ हटाता हूं पहले थोड़ा, जो भी एग्जाम्पल होंगे मैं इस जगह समझा दूंगा आपको। देखो मैंने क्या कहा है कि कैट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, कॉलम वेक्टर, और ब्रा वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, एक रो वेक्टर। जैसे कि देखो सामने यहां मेरे पास ये कोई भी एक फंक्शन है, साई बोल देता हूं मैं इसको, यानी कि इसके लिए मैंने ये कह दिया कि ये लो सब, ये ए है और ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी और सी। कोई दिक्कत है यहां तक? क्वांटम स्टेट का कैट वेक्टर जो है वो मैंने ये फंक्शन ले लिया आपके पास। अभी मेरे को देखो मैं इसी को ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या हो गया, ये लो ये साइन ही है, ऐसे कैसे भाई ब्रा वेक्टर में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो पहली प्रॉपर्टी में आएंगे ना, ट्रांसपोज लेते हैं उसका। ये लो मैंने ट्रांसपोज ले लिया, तो यहां से ये जो चल रहा था आपके पास कि ए और ये ए बी सी, इसका भी क्या ले लिया मैंने, ट्रांसपोज। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसका ट्रांसपोज लेते ही किस में बदलेगा भाई, ये ब्रा वेक्टर में। ध्यान है यहाँ पहली प्रॉपर्टी से, तो ये तो किस में बदल गया, ब्रा वेक्टर में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। देखो ये कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने एग्जांपल समझाया था, ए है तो ये ए के लिए क्या लिख दिया मैंने, स्टार। और अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है सिर्फ, ए बी सी, ये भी तो कांस्टेंट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ऐसे कैसे लगा हुआ है, देखो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा,
कि ये लो ब्रा वेक्टर साइन के लिए है और ये आ गया ए, और अगर ये कॉलम वेक्टर जो था वो तो क्या है कैट वेक्टर, और अगर इस कैट वेक्टर का ट्रांसपोज ले रखे हो आप तो किस में बदल जाएगा वो ब्रा वेक्टर में। ये नंबर्स नहीं बदलेंगे, नंबर तो ऐसे कैसे, यानी कि ए बी और सी। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? देखो इसके आगे ये हो गया पहले। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको। देखो थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रखी है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है छोटा, और अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आती है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ कोई भी क्वांटम स्टेट है साइन, क्या है ये एक क्वांटम स्टेट साइन। ये देख लो क्वांटम स्टेट है साइन है, ये सिंबल किसका लगा हुआ है, अभी तुमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो देखो सिंबल देखा था ना, क्या है ये स्केलर प्रोडक्ट है, कि क्वांटम स्टेट का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो तो हम उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि साइन स्टार साइन डीटो। डीटो का मतलब हो गया स्पेस, हमारे पास वॉल्यूम वगैरह उसका टोटल है तो ये ऑल स्पेस हो गया, ठीक है ना, टोटल स्पेस की बात कर रहे हैं हम कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साइन, और ये देख लो वापस साइन है, इज डिफाइन एज, इस तरीके से अगर डिफाइन हो रहा है तो उसके लिए अब देखो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहते हैं कि इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में उनका जो स्केलर प्रोडक्ट था क्वांटम स्टेट का क्या है स्केलर प्रोडक्ट, वो कितना हो गया 1। अगर क्वांटम स्टेट का स्केलर प्रोडक्ट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में 1 है तो इस 1 को अगर आप यहां पुट करोगे तो 1 पुट करते बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है तो यहां मैंने वही लिखा है इक्वल टू कितना आ गया 1, लेकिन ऑल स्पेस कोई सा भी जगह है, यानी कि सभी के सभी स्पेस में हमारे पास ऑल स्पेस में क्या वैल्यू हो गई है 1। और ये कंडीशन ही क्या कहलाती है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, कि इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द प्रैक्टिस इन ऑल स्पेस इज यूनिटी, यानी कि जो भी हमारे पास किसी भी ऑल स्पेस में या किसी भी स्पेस में जो वैल्यू रहेगी वो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, जो कि कैसी कंडीशन है इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। शायद यहाँ तक जो भी बातें थी आपको वो समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो इसी बात को समझने के लिए हम वापस एक न्यूमेरिकल लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल लेके सीखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसी एग्जांपल को रिपीट करते हैं। देखो यहाँ ये कैट वेक्टर ए बी सी आ रहा है हमारे पास। अब देखो मैं यहाँ इसी एग्जांपल को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में पढ़ता हूँ, इसका ब्रा वेक्टर बताओ ये आ गया नहीं आ गया, तो मैं पहले ब्रा वेक्टर भी लिख लेता हूं साथ में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? देखो अब आगे क्या कह रहा है। सबसे पहले एक का ये हमारे पास कोई फंक्शन था जो कैट वेक्टर है, ये क्या आ गया ब्रा वेक्टर। हम इसी के अकॉर्डिंग चले, इसी के अकॉर्डिंग चलते हो तो सब देखो तुम, पहले हमारे पास ये कौन सा है ब्रा वेक्टर और ये कैट वेक्टर। मैंने यहां कह दिया कि टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं हम यहां कुछ भी उसका, तो यहां हमारे पास क्या आ गया ये साइन। कोई दिक्कत है यहां तक? पहले ये फंक्शन था ना, तो ये लो भाई कि ए स्टार ए बी और सी। कोई दिक्कत है यहां तक? स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वही ए और ये लो ए बी सी, यानी कि ये जो फंक्शन था वो तो ये ऐसे कैसे मैंने लिख ही दिया, इसके लिए स्केलर प्रोडक्ट करा लो आप इसका, तो वो स्केलर प्रोडक्ट वाला फंक्शन है ऐसे कैसे आ चुका है हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको। अब देखो यहां जब हम इनको इतना लिख लिए, इसके बाद में मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं साइन साइन इक्वल टू ए से हो गया तो ए स्टार ए लिख देता हूं मैं इसको। दूसरा आगे देखो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़े होंगे आपने, इनको मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ए
बी के लिए और इसी प्रकार सी के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ आ गया तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। यानी कि देखो a इंटू ए बोल देते हैं हमें तो स्क्वायर हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड लेके लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो गया कि मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, और इसमें देख लो आप a है तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, और इसी तरीके से इसके भी मैग्नीट्यूड का सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक आपको? यहाँ पे समझ में आ गई ये वैल्यू? अब देखो जहां तक अगर ये वैल्यू समझ में आ जाती है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है हमारे पास? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में अभी आपने पढ़ा था ये स्केलर प्रोडक्ट क्वांटम स्टेट का कितना होता है 1, तो इसलिए अब आपके पास क्या आ जाएगा ये वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब ये किसकी इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल हो गई तो ये लो ए स्क्वायर कितना हो गया हमारा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो आगे अगर हमारे को ये ए स्क्वायर चाहिए तो ये कितना आ गया भाई 1 अपॉन यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो इसी को खोलना चाहो तो आप प्लस में खोल सकते हो, तो यहां से कितना आ गया आपके स्क्वायर हटा रहे हैं हम तो ये आ गया मेरे पास या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि वो जो मैट्रिक्स का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास वैल्यू ये आ जाती है। आगे देखो थोड़ा सा यहाँ तक अपना जो काम था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का वो खत्म हो जाता है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो अगर हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ए था इसकी वैल्यू अगर ये आ जाती है, इसी वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ पुट करना चाहूँ स्टैटिक का जो फंक्शन था मेरे पास क्या जाएगा कि इसलिए जो ये साइन वाला जो फंक्शन था कैट वेक्टर के लिए ले रहे हो तो ये आ गया ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो ए की जगह आ गया और ये हमारे पास कॉलम वेक्टर था तो कॉलम वेक्टर ऐसे ए बी सी। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ तक? अगर ऐसे ही आपके पास कोई फंक्शन आप सीधा ही दे दिया हो, मान लो कि जैसे कि ये वैल्यू आपके पास दे रखी है कि 1 2 3, ठीक है, अब आपको साइन फाइंड करना है। साइन फाइंड करने के सबसे पहले हमारे को मैग्नीट्यूड ए चाहिए ना, ए चाहिए हम सीधा ही लिख देता हूं डायरेक्ट, ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो बताओ ये कितना आ गया भाई 1 अपॉन रूट 14। अब यहां से इस वैल्यू उठा के आप वहां पुट कर दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू रहेगी ये साइन इक्वल टू ए की जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन रूट 14। आ गया आंसर। ये हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी इसकी भाई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो अब इसके आगे चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रखी है ऑर्थोगोनल फंक्शन। क्या है ये ऑर्थोगोनल फंक्शन, क्यों हम इसको काम में लेते हैं? कोई भी हमारे पास क्वांटम स्टेट के लिए देखो यहाँ आई और जे है, दो अलग अलग क्वांटम स्टेट है, ये आई के लिए अलग होगी और जे के लिए हमें अलग लेते हैं। देखो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर अलग अलग क्वांटम स्टेट थी और उनके लिए हम उसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। ध्यान रखना है कि क्वांटम स्टेट का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा कब, जब आई और जे इज नॉट इक्वल हो। क्वांटम स्टेट का स्केलर प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब आई और जे दोनों जो हैं इज नॉट इक्वल हो, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0।
अगला देखो पांचवा, ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन। ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन दोनों फंक्शनों को हम देखते हैं एक साथ। तो ये वही स्केलर प्रोडक्ट है क्वांटम स्टेट का, इसको हम डेल्टा के रूप में लिख देते हैं कि जो ड्राग डेल्टा फंक्शन में लिखते थे उसी तरीके से। तो ये डेल्टा फंक्शन हो गया मेरे पास आई और जे के रूप में। अब हम इसको एक साथ देख लेंगे दोनों को, जैसे अब आपके पास ऑर्थोगोनल फंक्शन हो, जैसे ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन हो, दोनों कंडीशन में एक साथ ही ले लेते हैं हम। स्केलर प्रोडक्ट को किसमें लिख लिया हमने, डेल्टा के रूप में लिख चुके हैं हम। अब आगे देखो कि यहाँ जो मेरे पास इनका स्केलर प्रोडक्ट था और यहाँ डेल्टा में लिखा है, वो वैल्यू पहले से कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 कब होगी, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और अगर ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिया, डेल्टा की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। 0 कब होगी, अगर आई और जे इज नॉट इक्वल हो। अगर इक्वल हुए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अगर इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल है, तो वैल्यू कितनी होगी भाई आपके पास, 0, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कंडीशन। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अब देखो इसके आगे छठी कंडीशन में क्या है छठी प्रॉपर्टी इसकी, कि क्वांटम स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर। यहां हमारे पास कोई भी देखो एक कैट वेक्टर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ये, कि कोई भी क्वांटम स्टेट का अगर आप कैट वेक्टर इस तरीके से कोई भी फंक्शन रखा है जिसमें आपके पास ये कांस्टेंट c1 c2 c3 डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे, ये तो c1 c2 c3 और ये जो भी है ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास। और आगे ये u1 u2 u3 ये सारे देखो कि वेयर u1 u2 u3 आर ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर, यानी कि ये सारे कैसे फंक्शन हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर फंक्शन है हमारे पास। तो इनको हमें इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई भी एक क्वांटम स्टेट की प्रॉपर्टी कैट वेक्टर के रूप में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। अगर इसी को हम इनके देखो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सबका, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो एक मिनट देखो, यहाँ अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये लास्ट प्रॉपर्टी कि ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन में ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डेल आई जे के इक्वल आएगी। यानी कि हम ये कोई भी जो ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर था उसका अगर आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो किस में लिख रहे हो आप, डेल्टा के रूप में, कि डेल आई जे। अब देखो हम तो इस पूरे को पढ़ने वाले हैं एक साथ, पूरे को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कि टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विथ यू। ये देखो ये ब्रा वेक्टर, कैट वेक्टर तो है ही हमारे पास, कैट वेक्टर तो था, स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए क्या आएगा हमारे पास, ब्रा वेक्टर चाहिए। तो वैसे ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर के लिए ले लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर के लिए उसका जो ब्रा वेक्टर था u1 उसको हमने स्केलर प्रोडक्ट करा दिया, ऐसे कैसे देखो इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट हुआ है इक्वल, वही देखो इस पूरे के पूरे फंक्शन के साथ स्केलर प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट करा चुका हूं मैं यहां। इसको आगे मल्टीप्लाई करा रहे अलग अलग, c1 तो कांस्टेंट था बाहर निकल गया, u1 के साथ हो गया, यहाँ c2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, u1 u2 के साथ, u1 u3 के साथ, ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे। इसके आगे देखो छोटी सी बात और, जब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो अब इसमें एक कंडीशन आ गई, ये वाली अभी ऊपर वाली, कि अगर i और j एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये डेल्टा आई जे की वैल्यू या इनका जो ये स्केलर प्रोडक्ट था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से 1 होगा, अदरवाइज फिर ये 0 होगा ऑर्थोगोनल फंक्शन से। देखो यहाँ c1 तो कांस्टेंट था, u1 1 आ गया ना, इक्वल है i और j, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो c1। लेकिन आगे देखो i j इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल है 0, इज नॉट इक्वल है 0, तो आगे के जो भी फंक्शन थे हमारे पास जो भी आएंगे वो सारे कितने हो जाएंगे, 0। तो हमने उसको लिखा है नहीं, हमने सिर्फ इसी को लिखा है सीधा ऐसे कैसे। अब यहाँ देखो ये जो मेरे पास फंक्शन आया है लास्ट में हल करने के बाद, सोल्व करने के बाद, इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अगर हम देखो ये जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड था P1, इसी का मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर कर देते हैं हम, तो यहाँ देखो P1 का स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गई, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम, ये देखो टोटल स्टेट के लिए। इसी के अकॉर्डिंग अगर ऐसे ही दूसरा कोई आ जाए, जरूरी थोड़ी है कि हम स्केलर प्रोडक्ट u1 के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट लेंगे, u2 के लिए भी ले सकते हैं ना, तो u2 के लिए लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ऐसे ही u3 के लिए ले लेंगे, उन सब के लिए हमारे पास यही वैल्यू चलती रहेगी। देखते हैं थोड़ा जो इसके आगे का टॉपिक है वो वापस